अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। आज एक बार फिर हम बात करेंगे इस खित्ते में पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और इंडिया की। ये तमाम तर जो सूरत हाल हुई है जब से पाक भारत जंग हुई, और उससे पहले के क्या हालात थे, उसके बाद के क्या हैं। उससे पहले तो मोदी और पूरे भारत को ये लग रहा था कि इंडिया इस वक्त जो है वो खित्ते की चौथी बड़ी मैशियत है और सबसे स्ट्रॉन्ग है इस खित्ते में। शायद वो चाइना को टक्कर देगा, और ये वो कहते भी यही थे कि चाइना हमसे आगे निकल जाएगा। मतलब वो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। फिर पाकिस्तान ने उनको बताया कि वो कहाँ पर स्टैंड करे और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करे। वो अपने मीडिया को आगे लगाकर अपने लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो खित्ते में तन्हाई का शिकार हो चुका है, आलमी बरादरी उससे अलग है, उसकी कोई फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं है, फ़ॉरेन पॉलिसी उसकी जो है वो बढ़ के रह गई है। लेकिन एक्चुअली अब जो चीज़ें सामने आई हैं उसके तहत ये चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान के साथ तो दुनिया के कई बड़े ममालिक खड़े हैं, जबकि इंडिया जो है इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है। हम बात करेंगे पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक ताल्लुक़ बना है इस तमाम तर जंग के बाद। जो चाइना में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हुए हैं, चाइना ने सालसी का किरदार अदा किया, बीजिंग में ये मुज़ाकरात हुए और वो किस हद तक कामयाब हुए हैं उसके असरात हमें नज़र आएंगे। अफ़गानिस्तान हुकूमत की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि जहाज़ जो करते हैं पाकिस्तान के अंदर इजाज़त के बगैर वो गैर शरई है, गैर इस्लामी है। अगर आप अपने अमीर की इजाज़त के बगैर किसी मुल्क में या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जाकर जहाद करेंगे किसी तंजीम के साथ मिलकर कि उसकी अपनी ज़ाती कोई वाबस्तगी होगी, तो वो जहाद नहीं होगा, वो गैर शरई होगा। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो एक गठजोड़ हुआ है इससे इंडिया को क्या नुकसान हुआ है और आने वाले वक्त में इस खित्ते में क्या पोजीशन बनने जा रही है। तो मुझे देखने वाले जो लोग हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं किसी और टॉपिक पे वो चाहते हैं कि गपशप करूं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, उस हवाले से भी। और आज की जो वीडियो बना रही हूं उस पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, मगर महज़ब अंदाज अपनाते हुए, ज़बान का ख्याल रखते हुए, अल्फाज का ख्याल रखते हुए। अब चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आपने देखा है कि भारत ने जब से शिकस्त खाई है पाकिस्तान से, मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान ने, तब से मोदी हुकूमत जो है बौखलाहट का शिकार है। कभी वो पाकिस्तान के नौजवानों को कहते हैं कि मेरी गोली है, यानी कि आपको मैं गोली मार दूंगा अगर आपने ये नहीं किया वो ना किया। कभी वो संदूर बांटते हुए हमें नज़र आ रहा है अपनी औरतों में, और उनके कभी अजीबोगरीब हरकतें यानी आप कह लें कर है। लेकिन उनका मीडिया जो है वो भी इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। ट्रंप पे अच्छी खासी तनकीद कर रहा है। वो ट्रंप जो उनको अपना सगा भाई लगता था, उस पर आप वो तनकीद कर रहे हैं। यानी कि वो किसी तरह ना अपनी हार जो एक्सेप्ट करने की बजाय, उसको उसकी ज़िम्मेदारी जो है मोदी पे डालने की बजाय, कभी वो किसी पे तनकीद करते हैं, कभी किसी और पे करते हैं। अभी जो ट्रंप जिसने उनको बचाया है, जिसके पास वो खुद भागे भागे गए हैं, पाँव पकड़े हैं उसके कि हमें पाकिस्तान से बचा लो, उसी पे तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग ख़त्म हुई, भारत ने खून बहाने की नई जो है वो रिवायत कायम की, उसकी धमकियां दी, मीडिया उसका इसी चीज़ पे लग पड़ा, खून खराबे पे लग पड़ा। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने सफारतकारी को अहमियत दी। उसने कहा कि नहीं, हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, हम सरमायाकारी पे फोकस करेंगे। इसी हवाले से अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी, उस चीज़ को रोकने के लिए भी बातचीत की गई। और जितने भी नाराज़गियाँ थी तालिबान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की, वो तमाम तर दूर करने के लिए वहाँ पर बीजिंग में मुज़ाकरात हुए और चाइना ने बड़ा अहम रोल अदा किया। उस दौरान ख़ास तौर पर बात करूँगी जिस दौरान भारत खून खराबे की बातें कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था, एक बार फिर जो है वो चढ़ दौड़ने की बातें कर रहा था पाकिस्तान पे। उस दौरान पाकिस्तान अमन की बात कर रहा था, पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिशें कर रहा था। उस दौरान पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को देखें, वो भी इस वक्त दौरों पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की, तो उन्होंने बीजिंग में जाकर तालिबान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए। जो अब गवादर और काबुल को जोड़ने की बातें हो रही हैं, यानी पहले पाकिस्तान और चाइना सी पैक का हिस्सा थे, अब अफ़गानिस्तान को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। यानी अब इंडिया वालों सुन लो, वो अफ़गानिस्तान जहाँ पे आपने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कहीं इसके साथ ना जुड़ जाए, पाकिस्तान में कहीं अमन ना हो जाए, आप उनको वर्गलाते रहे, आपको उनको अपने हाँ इंटरेस्ट शो करवाते रहे कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी बढ़ चुकी है, और वो इसलिए बढ़ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी की पॉलिसियों की वजह से, मोदी की हिंदुत्वा की जो सोच थी उसकी बुनियाद पर। क्योंकि आपका मुल्क तो सेकुलर था और सेकुलर के तहत आप बड़े अच्छे अंदाज से ऊपर जा रहे थे, अच्छे अंदाज से आप तरक्की कर सकते थे और कर भी रहे थे। लेकिन
फिर मोदी ने आके अपनी जो पसंद है नापसंद है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया में नई कानून साजी की, उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से आप वो देखें कि आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं। अब देखें कि रशिया एक मुल्क था जो हम समझते थे कि उनका अच्छा दोस्त है, जैसे पाकिस्तान का चाइना है, लेकिन इस तमाम तर मामले में रशिया भी खामोश रहा और उस पर तो हर इंडियन मीडिया खामोश है। लेकिन अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका पर बड़ी तनकीदें कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को वो अपना बड़ा अच्छा दोस्त समझते थे और यही वजह है कि अब ट्रंप पे तनकीद भी करते दिखाई दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये तनकीद बनती नहीं है। ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने उसका शुक्रिया अदा किया, तारीफ भी की, जबकि वहाँ से हमने देखा कि मीडिया की तमाम तर तोपों का रुख जो है वो ट्रंप की तरफ मुड़ गया। आप देखें कि मोदी जो है वो सबसे ज़्यादा दौरे जो है वो अमेरिका के करता रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे तक वो जाके उनके साथ लाड़ियाँ करते रहे, उसके बावजूद इस तमाम तर जंग में उनको कोई खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है और हम इस तमाम तर चीज़ों में फ़ायदा उठाते हुए हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे और हो सकता है कि कश्मीर हम ले जाएँ और ये कर लें वो कर लें, जबकि जो हकाइक हैं वो और हैं। फैक्ट जो है अब उनको पता चल गए होंगे कि मोदी कहाँ तक है, और उसी चीज़ को छुपाने के लिए मोदी जहाँ पर जाके सिंदूर के पैकेट बेच रहा है, वो कहते हैं ना डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रामेश बाबू। तो मोदी मेरे ख्याल में इसी डायलॉग को लेकर काफ़ी संजीदा हो गए और वो समझते हैं कि ये जो 2 चुटकी सिंदूर बांटेंगे उसकी बहुत कीमत है और आवाम जो है वो भूल जाएगी कि इतने मज़ीद जो औरतों को उन्होंने विधवा किया है, करवाया है और जो लाशें गिराई हैं मज़ीद, शायद अवाम उससे भूल जाए, उनकी अवाम जो है वो उनकी बातों में आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो चीज़ें सामने बोलती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप इस खित्ते की बाकी ममालिक पे नज़र दौड़ाएं तो अब सारे एक पेज पे नज़र आ रहे हो, इंडिया आइसोलेशन के शिकार है। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, अब अफगानिस्तान रहता था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चाइना तो पहले ही बड़ी है यार पाकिस्तान का, वो तो पहले ही पाकिस्तान के साथ था। तो आप ये बताएं कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? इंडिया वहाँ स्टैंड कर रहा है जहाँ आगे पीछे उसके कोई भी नहीं है, अकेला रह गया बेचारा। सब ने उसके साथ से मुंह मोड़ लिए, इसलिए मुंह मोड़ लिए कि अब खित्ते में सबको बराबरी की हैसियत दो। लेकिन इंडिया जो है उसका एटीट्यूड डिफरेंट था, वो खित्ते का चौधरी बनना चाह रहा था। लेकिन चौधराहट तो बर्दाश्त नहीं होती, सब अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, कोई किसी को नहीं देता। तो अफगानिस्तान के ऊपर उनको ये हम ख्याली थी कि शायद वो इस खाम ख्याली में थे कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में उद्यम मचा देगा और वो दहशतगर्दी और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिल बैठ के भाइयों की तरह अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने की बात की है। और फिर तालिबान गवर्नमेंट की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर जिहाद करने के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही थी उसको गैर शरई करार देना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो अब बदल रहे हैं और ताल्लुकात जो बेहतर होंगे और सरमायाकारी की जाएगी और ट्रेड की जाएगी। यानी अफगानिस्तान अब गवादर से अपनी चीज़ें यूरोप को भेजेगा, पूरी दुनिया को बेचेगा और ट्रेड करेगा और पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान के साथ मिलकर वो तजारत करेगा। यानी आप अफ़गानिस्तान के नौजवानों के हाथों में बंदूकें दे रहे थे, मोदी हुकूमत को लग रहा था कि वो दूसरों के बच्चे मार कर इंजॉय करेंगे, खून खराबा करेंगे, अपनी दिल की जो अंदर की इनर सेटिस्फेक्शन है उसके लिए वो खून खराबा चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने उसको इसमें कामयाब नहीं होने दिया और ये क्रेडिट मेरे ख्याल में चाइना को जाता है, जिसने इसमें अहम किरदार अदा किया। उसने कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा लेकिन बंदूक के ज़ोर पे नहीं बल्कि सरमायाकारी के ज़ोर पे। हमने अपनी इकॉनमी को, अपनी मैशत को बेहतर बनाना है, उसके ज़ोर पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें, खित्ते में अमन लेकर आएँ, हम तिजारत करें। इसी हवाले से अफ़गान रेफ्यूजी की अगर बात करूँ जो पाकिस्तान से उनकी वापसी का सिलसिला जारी था, पाकिस्तान और तालिबान के जो ताल्लुकात थे तालिबान गवर्नमेंट के वो ख़राब हो चुके थे। ये भी उनको एक बहुत बड़ा गिला था कि यहाँ से एक बड़ी तादाद में जो अफ़गान महाजरीन हैं वो उनको पाकिस्तान वापस भेज रहे। तो टेक्निकली तो भेजना ठीक था क्योंकि वो यहाँ पर महाजरीन थे, उनको नेशनलिटी नहीं मिल सकती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था, यहाँ पर वो उन्होंने पनाह ली हुई थी। लेकिन अब उनकी वापसी का सिलसिला भी रुक गया है, नए कोई भी अफ़गान जो है वो उनको वापस नहीं भेजा जा रहा, ना ही छापे मारे जा रहे और ना ही गवर्नमेंट की जानिब से जो एक वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट हमें मिलती थी, मौसूल होती थी मीडिया को, जो हम जारी करते थे, वो भी हमें काफ़ी दिन हो गए हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई जिसमें ये बताया जा रहा हो कि अब अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं या महाजरीन हैं यहाँ पर वो कितने रह गए हैं या कितनों को वापस भेजा जा चुका है। उनकी वापसी का सिलसिला भी रुक गया और मेरे ख्याल में अफ़गान महाजरीन जो यहाँ पर रह रहे थे, जिनके बिज़नेस थे, जो उनकी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही थी, उन्हें सुख का सांस लिया होगा। ये बेहतरीन चीज़ है कि आप बंदूक छोड़ें और इस तरह आगे आए तजारत में और इन चीज़ों को आगे लेकर चले, ना कि आप
टांग खींचे। उधर यूरोप को देखें किस तरह आगे चला गया है। यूरोप ने जो है वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 जो है लड़ी है। उनके बहुत से ममालिक ऐसे हैं टूटने के बाद वो ऐसे रह गए कि हमारे शहरों से भी छोटे रह गए, लेकिन उसके बावजूद उनके बॉर्डर खुले हुए हैं, उनके लोग एक दूसरे के ममालिक में काम करते हैं, पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। हालांकि क्या उनके खून खराबा नहीं हुआ, उनके मुल्क नहीं टूटे, वहाँ पर सरहदें नहीं बनी, लेकिन क्या है कि उन लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम अब बंदूक नहीं उठाएंगे। उन्होंने उन जंगों से कुछ सीखा है, और वो इसलिए सीखा है क्योंकि उनके हुक्मरान जो आए हैं उन्होंने अमन की बात की है। उन्होंने मोदी जैसी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फलाने को मार देंगे, हम फलाने को मार देंगे, हम उधर से खून खराबा करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो है मोदी की हैं। चाय वाले को, जाहिल को बिठा देंगे आप अपने इतने बड़े मुल्क पे, जो दुनिया को खुद को सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट कहता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही फैसले होंगे। वो शख्स जो है वो उसके तो गुजरात का कसाई उसे इसीलिए कहा जाता था कि उसने वहाँ पर भी खून खराबा किया, और अब उसकी जो पॉलिसियाँ हैं वो ऐसी ही हैं। कांग्रेस और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं वो सामने लेकर आते रहते हैं, क्योंकि मीडिया उनका ऐसे ही है। मीडिया उनका मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो वो तमाम तर चीज़ें नहीं दिखाता। और उनकी जो नौजवान नस्ल है, वो मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमने ये जो चीज़ें छोड़ी हैं, हमने जो नुकसान उठाया है, इंडिया अब उसमें पड़ गया है। इंडिया वो तमाम तर चीज़ें कर रहा है जो पाकिस्तान करके छोड़ चुका है, उससे नुकसान भर चुका है। पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तानी शहरियों को इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को भुगत चुके हैं। ज़्यादा टाइम पीरियड हम इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है वो ऐसा टाइम पीरियड था जिसने पाकिस्तान को कई दहाइयाँ जो पीछे छोड़ा है, और पाकिस्तान उसके असरात अब भी भुगत रहा है। तो इंडिया वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। खून खराबे से कभी कोई चीज़ें ठीक नहीं होती। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना के और काबुल को गवादर के साथ जोड़ने की जो बातें हो रही हैं, वो मेरे ख्याल में दिल खुश हो गया है कि हम भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से अब खून खराबा ख़त्म हो। रशिया वार से लेकर ये तमाम तर चीज़ें जो शुरू हुई थी, अब तक वहाँ पर सुकून नहीं हो रहा, और हमारे लिए भी ये काफ़ी तकलीफ दे था कि आपके साथ जो आपकी सरहदें जिस मुल्क के साथ जुड़ी हैं वहाँ पर अमन नहीं है, जिसकी वजह से हम भी सफ़र कर रहे थे। तो फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि आप बंदूक के ज़ोर पर नहीं, बल्कि अपनी ट्रेड को बेहतर करके, अपनी इकॉनमी को बेहतर करके ख़ित्ते में आप अपनी इजारादारी कायम कर सकते हैं। तो इंडिया को ये बात सोचनी होगी कि आप अफ़गानिस्तान के नौजवानों को, अफ़गानिस्तान की जो शहरी हैं उनके हाथ में बंदूक जो दे रहे थे, पाकिस्तान ने उनको कहा है कि बंदूक में कोई भी जो तरक्की नहीं छुपी हुई, बल्कि तरक्की इसी में है जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो दुनिया पर राज करने की बात कर रहा था, वो इससे होगा कि हम अपनी ट्रेड बेहतर करें, हम इस खित्ते में सरमायाकारी लाएं। तो उसी पर मेरे ख्याल में तालिबान गवर्नमेंट भी मुत्तफिक हुई है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो मिलकर काम करेंगे और ये खित्ता तरक्की करेगा। और मोदी को एक बार फिर मैं कहूँगी कि मुँह की खानी पड़ी है। जब तक आप अपने हरकतें दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप अमन की बात नहीं करेंगे, तब तक आप अपने किसी भी इरादे में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।